12.1 परिचय। इकाई 9, 10 और 11 ने आपको भारत में परिवार, घर और विवाह की सामाजिक संस्थाओं को समझने में मदद की है। परिवार और विवाह में सामाजिक रिश्तों को पूरी तरह से समझने के लिए हमें उन नियमों, मानदंडों और पैटर्न को समझने की जरूरत है जो इन रिश्तों को निर्देशित करते हैं। इन्हें रिश्तेदारी नियम, मानदंड और पैटर्न कहा जाता है। भारत बहुत विविधतापूर्ण है। इसके क्षेत्रों और समुदायों में कई अलग अलग रिश्तेदारी प्रणालियां हैं। इन सभी प्रणालियों का एक बार में वर्णन करना कठिन है। हम दो प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उत्तर और दक्षिण। समाजशास्त्रियों ने अक्सर उत्तर और दक्षिण भारतीय रिश्तेदारी प्रणालियों के बीच अंतर पर प्रकाश डाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि उत्तर और दक्षिण भारत के विभिन्न हिस्सों में कोई अन्य रिश्तेदारी प्रणाली नहीं है। अधिक जानकारी के लिए जैन 1996, 151 से 270 और उबेरॉय 1994 देखें। इन रिश्तेदारी प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्री कुछ तरीकों का उपयोग करते हैं। इकाई 12 यह देखती है कि उत्तर और दक्षिण भारत में रिश्तेदारी प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए वंश और गठबंधन सिद्धांतों को कैसे लागू किया जाता है। इन सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए इस इकाई से पहले परिशिष्ट 1 पढ़ें। इन क्षेत्रों में रिश्तेदारी प्रणालियों की तुलना के लिए इग्नू के बीए कार्यक्रम के ब्लॉक 3 में इकाई 9 रिश्तेदारी 2 देखें। 12.2 उत्तर भारत में रिश्तेदारी प्रणाली के अध्ययन के लिए वंश सिद्धांत का अनुप्रयोग। इरावती कर्वे 1953-93 ने रिश्तेदारी प्रणालियों का वर्णन करने के लिए भारत में 4 सांस्कृतिक क्षेत्रों की पहचान की: उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और पूर्वी। उत्तरी क्षेत्र हिमालय और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है। इस क्षेत्र में अधिकांश लोग संस्कृत से ली गई भाषाएं बोलते हैं, जैसे हिंदी, बिहारी, सिंधी, पंजाबी, असमिया और बंगाली। भाषा, इतिहास और संस्कृति में अंतर के कारण इस क्षेत्र के भीतर भी रिश्तेदारी प्रणालियों में बहुत भिन्नता है। हम यहाँ 4 मुख्य विशेषताओं का उपयोग करके रिश्तेदारी प्रणालियों का वर्णन कर सकते हैं। ए. रिश्तेदारी समूह, बी. रिश्तेदारी शब्दावली, सी. विवाह नियम और डी. रिश्तेदारों के बीच उपहारों का औपचारिक आदान प्रदान। आइए प्रत्येक सुविधा पर नजर डालें। ए. रिश्तेदारी समूह। अध्ययनों से पता चलता है कि उत्तर भारत में पितृवंश, गोत्र, जाति, उपजाति और कभी-कभी काल्पनिक रिश्तेदारी जैसे सामाजिक समूह सहयोग या संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए प्रत्येक समूह पर चर्चा करें। आए पितृवंश। उत्तर भारत में एकरेखीय वंश समूह रिश्तेदारी का आधार बनते हैं। एकरेखीय वंश समूह एक रेखा के माध्यम से वंश का पता लगाता है। उत्तर भारत में पितृवंशीय वंश सामान्य है, जिसका अर्थ है कि वंश का पता पिता से पुत्र तक पुरुष वंश के माध्यम से लगाया जाता है। पितृवंश के सदस्य विभिन्न स्थितियों में सहयोग करते हैं और कभी-कभी संघर्ष भी करते हैं। का सहयोग। पितृवंश के सदस्य अनुष्ठान और आर्थिक गतिविधियों में एक साथ काम करते हैं। वे जीवन चक्र अनुष्ठानों में भाग लेते हैं और वंश के भीतर विवादों को अक्सर वरिष्ठ पुरुषों की मदद से सुलझाते हैं। वे आम तौर पर एक ही गांव में एक साथ रहते हैं, जिससे निरंतर सामग्री आदान प्रदान की सुविधा मिलती है। लुईस 1958, मिंटन और हिचकॉक 1963, बेरेमैन 1963 और निकोलस 1962 के अध्ययन इन रिश्तेदारी प्रणालियों की जांच के लिए वंश दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए उत्तर भारत में सहयोग के इस पैटर्न को दिखाते हैं। ख. संघर्ष। जबकि पितृवंश के सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं, संघर्ष भी उत्पन्न होते हैं। टी.एन. मदन 1965 वर्णन करता है कि कैसे कश्मीर के एक गांव में भाइयों के बीच प्रतिद्वंद्विता पारिवारिक विभाजन की ओर ले जाती है।
जो अगली पीढ़ी में और तेज हो सकती है। ग स्थिति और संपत्ति की विरासत। उत्तर भारत में स्थिति और संपत्ति आमतौर पर पुरुष वंश को हस्तांतरित की जाती है, जिससे मुख्य रूप से पितृसत्तात्मक विरासत प्रणाली बनती है। यह पितृवंशों की संरचना को महत्वपूर्ण बनाता है। सदस्य न्यायिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए सहयोग करते हैं और अक्सर इन अधिकारों पर लड़ते हैं। प्रधान 1965 दिखाता है कि कैसे मेरठ और दिल्ली के आसपास के जाट और अन्य जमींदार गांव की जमीनों को वंश के भीतर रखते हैं, जिससे पुरुष सदस्यों को एकजुट रहना पड़ता है। पितृवंश पर चर्चा करने के बाद आइए कुलों की ओर चलें, जो उत्तर भारत में नातेदारी समूहों की दूसरी विशेषता है। 2. कबीला। वंश एक बहिर्विवाही इकाई है, जिसका अर्थ है कि इसके सदस्य इसमें विवाह नहीं कर सकते। एक बड़ी बहिर्विवाही इकाई को कबीला कहा जाता है, जिसे हिंदुओं में गोत्र के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक उच्च जाति का हिंदू अपने पिता के कुल से संबंधित होता है और उसमें विवाह नहीं कर सकता, जबकि एक वंश का सामान्य पूर्वज अक्सर एक वास्तविक व्यक्ति होता है। एक कबीले का सामान्य पूर्वज आमतौर पर एक पौराणिक व्यक्ति होता है। कबीले के सदस्य, जो अक्सर बड़े क्षेत्रों में बिखरे होते हैं, ज्यादातर विवाह संदर्भों के माध्यम से जुड़ते हैं। अब हम उत्तर भारत में रिश्तेदारी समूहों की तीसरी विशेषता के रूप में जाति उपजातियों पर चर्चा करते हैं। 3. जाति और उपजाति। रिश्तेदारी प्रणालियां किसी गांव या आसपास के गांवों में रहने वाले जाति परिवारों के भीतर भी संचालित होती हैं। जातियां अंतर्विवाही हैं, जिसका अर्थ है कि सदस्य अपनी जाति के भीतर ही विवाह करते हैं। जाति बंधु एक दूसरे को सम्मान और प्रतिष्ठा बनाए रखने में मदद करते हैं और अनुष्ठानों को एक साथ आयोजित कर सकते हैं और आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं। उपजाति जाति का सबसे बड़ा खंड है और लगभग सभी जातिगत कार्य करती है, जैसे सजातीय विवाह और सामाजिक नियंत्रण। उपजाति की आंतरिक संरचना रिश्तेदारी प्रणालियों के पालन के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। उपजाति के सदस्य अनुष्ठान गतिविधियों में रिश्तेदार के रूप में और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में राजनीतिक सहयोगियों के रूप में सहयोग करते हैं। उपजाति पर अध्ययन के लिए बॉक्स 12.3 देखें। बॉक्स 12.1 और 12.2 इकाई के पीछे अनुबंध 1 का हिस्सा है। बॉक्स 12.3 उपजाति पर अध्ययन के उदाहरण। विद्यार्थी 1961-5357 ने एक छोटी उपजाति का अध्ययन किया और पाया कि लोग उपजाति के अधिकांश सदस्यों के साथ अपने संबंधों का आसानी से पता लगा सकते हैं। हालांकि कई गांवों में फैली बड़ी उपजातियों में कोई केवल अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ ही संबंध बनाए रख सकता है। क्लास 1966 ने बंगाल में विवाह नियमों की जांच की और एक उपजाति को किसी की प्रभावी जाति के रूप में संदर्भित किया। इसमें उपजाति के वे लोग शामिल हैं जिनके साथ किसी के वास्तविक सहयोगात्मक या परस्पर विरोधी संबंध हैं। रक्त संबंधियों के अलावा उपजातीय रिश्तेदारी में भी विवाह संबंध महत्वपूर्ण हैं। किसी की मां के माध्यम से आने वाले रिश्तेदारों को गर्भाशय संबंधी कहा जाता है और विवाह के माध्यम से आने वाले रिश्तेदारों को रिश्तेदार कहा जाता है। वे किसी के तत्काल परिवार, वंश या कबीले का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनसे जरूरत पड़ने पर सहायता प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। भले ही कोई व्यक्ति केवल एक वंश, कबीले या उपजाति से संबंधित हो, उनके रिश्तेदार हमेशा इन समूहों के बाहर होते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन 1958 जैसे समाजशास्त्रियों ने रिश्तेदारी प्रणालियों का अध्ययन करने के लिए वंश दृष्टिकोण का उपयोग किया और एक व्यक्ति और उनके मामा के बीच विशेष संबंध पर प्रकाश डाला। उत्तर भारत में परिवारों के बारे में बात करने के बाद 2 अन्य प्रकार के रिश्तों का उल्लेख करना उचित है जो कुछ स्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
इन्हें काल्पनिक रिश्तेदार रिश्ते और सौतेले भाई बहनों और अन्य सौतेले रिश्तेदारों के साथ रिश्ते कहा जाता है। काल्पनिक रिश्तेदार और सौतेले रिश्तेदार, हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि शहरों और गांवों दोनों में लोग कभी-कभी काल्पनिक रिश्तेदारी को पहचानते हैं। इसका मतलब यह है कि भले ही वे रक्त या विवाह से संबंधित न हों, फिर भी वे एक दूसरे को परिवार मान सकते हैं। यह विचार जनजातियों और गांवों के अध्ययन में दिखाई देता है, जैसे बी बंदोपाध्याय 1955, एल दुबे 1956, एस सी दुबे 1951, एस के श्रीवास्तव 1960 और एल के महापात्रा 1968, 1969। उदाहरण के लिए, उत्तर भारतीय गांवों में जो लोग रिश्तेदार नहीं हैं, वे भाइयों की तरह व्यवहार कर सकते हैं यदि वे एक ही गांव में रहते हैं। काल्पनिक रिश्तेदारी संबंधों पर अधिक जानकारी के लिए बॉक्स 12.4 देखें। इसी तरह मुंबई चौल में रहने वाले लोग जो एक ही जगह से आते हैं ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसे वे सभी एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हों। बॉक्स 12.4 काल्पनिक पारिवारिक बंधनों की व्याख्या। महापात्रा 1969 के अनुसार काल्पनिक रिश्तेदारी तब होती है जब लोग रिश्तेदार न होने पर भी परिवार की तरह व्यवहार करते हैं। उदाहरण के लिए, उत्तर भारत में जहां ग्रामीण लोग बाहर शादी करना पसंद करते हैं, वहां बहू के भाई का पास में रहना असामान्य है। इसलिए वह किसी और को अपने भाई के रूप में मान सकती है, भले ही वे संबंधित न हों। शहरों में आपने शायद बच्चों को बड़े पुरुषों को अंकल और बड़ी उम्र की महिलाओं को आंटी कहते हुए देखा होगा, भले ही वे अजनबी हों। इससे पता चलता है कि जिन लोगों को हम अच्छी तरह से नहीं जानते उनके साथ हम कितनी आसानी से पारिवारिक शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये संबंध वास्तविक पारिवारिक संबंधों जितने महत्वपूर्ण नहीं है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से सौतेले भाई बहनों और अन्य सौतेले रिश्तेदारों के बीच संबंधों पर बहुत अधिक अध्ययन नहीं हुए हैं। यह एक नया क्षेत्र है जिसे युवा समाजशास्त्री तलाश सकते हैं। इसके बाद हम उत्तर भारत में पारिवारिक संबंधों के दूसरे पहलू के बारे में बात करेंगे, लोग अपने रिश्तेदारों को कैसे देखते हैं। बी, पारिवारिक शर्तें। आइए जानें कि उत्तरी क्षेत्र के भाषा क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न पारिवारिक शब्दों को समझने से हमें पारिवारिक संरचनाओं, रचनाओं और संबंधित व्यवहारों को समझने में कैसे मदद मिल सकती है। हम इसकी जांच से शुरुआत करेंगे। आए रिश्तों का वर्णन करने के लिए उत्तर भारत में पारिवारिक शब्दों का उपयोग कैसे किया जाता है, और फिर इन शब्दों द्वारा इंगित सामाजिक व्यवहार पर आगे बढ़ेंगे। आए उत्तर भारत में पारिवारिक संबंधों का वर्णन। पारिवारिक शब्द वे शब्द हैं जिनका उपयोग परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। उत्तर भारत में ये शब्द मुख्य रूप से वर्णनात्मक हैं, जिसका अर्थ है कि वे बोलने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण से रिश्ते का वर्णन करते हैं। चाचा, चाची या चचेरे भाई जैसे अंग्रेजी शब्दों के विपरीत, जो उम्र या परिवार के किस पक्ष से है जैसी चीजें निर्दिष्ट नहीं करते हैं, उत्तर भारतीय पारिवारिक शब्द बहुत सटीक हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई चचेरा भाई कहता है तो इसका मतलब उसके पिता के छोटे भाई, चाचा, का बेटा है, जिसे वक्ता भाई के रूप में देखता है। इसी तरह मामेरा भाई का तात्पर्य उनकी माँ के भाई, माँ के बेटे से है। ड्यूमोंट 1966-96 का कहना है कि उत्तर भारतीय रिश्तेदारी शब्द 3 चरणों में बुनियादी संबंधों का वर्णन करते हैं, जो अहंकार या वक्ता से शुरू होता है। चरण 1, सबसे पहले शब्द माता पिता के ऊपर नीचे भाई बहन, बहन भाई और विवाह जैसे सरल रिश्तों का वर्णन करते हैं। चरण 2, इसके बाद दूसरे क्रम के कनेक्शन हैं। ये 2 बुनियादी रिश्तों को जोड़ते हैं,
जैसे माता पिता प्लस माता पिता, माता पिता प्लस भाई बहन, भाई बहन प्लस माता पिता, विवाह प्लस माता पिता, विवाह प्लस भाई बहन। चरण 3, रिश्तों के तीसरे स्तर में रक्त और विवाह के माध्यम से परिवार शामिल है। ड्यूमोंट 1966 के अनुसार उत्तर भारत में प्रयुक्त रिश्तेदारी शब्द कुछ मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत करने पर आधारित नहीं है। हालांकि वे पिता की ओर के रिश्तेदारों और माता की ओर के रिश्तेदारों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के भाई के बच्चों को भतीजे लड़कों के लिए और भतीजी लड़कियों के लिए कहा जाता है, जबकि किसी व्यक्ति की बहन के बच्चों को अलग-अलग नामों से बुलाया जाता है। जो लोग एक ही वंशावली साझा करते हैं, वे आसपास रहते हैं, जबकि माता की ओर से लोग अक्सर अलग जगह पर रहते हैं। पिता और माता की ओर से रिश्तेदारों के बीच यह अंतर दक्षिण भारत में भी महत्वपूर्ण है, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। 2. रिश्तेदारी की शर्तें सामाजिक व्यवहार को कैसे दर्शाती है? इरावती कर्वे 1953 ने उत्तर भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त रिश्तेदारी शब्दों की एक सूची तैयार की। उन्होंने पूरे भारत में रिश्तेदारी प्रणालियों को समझने और तुलना करने के लिए इन शब्दों का अध्ययन किया। इन शब्दों की जांच करके उन्होंने उन सांस्कृतिक प्रभावों का भी पता लगाया जिन्होंने उन्हें आकार दिया। अतिरिक्त उदाहरण के लिए बॉक्स 12.5 देखें। बॉक्स 12.5 GS घुरिये द्वारा इंडो-आर्यन परिवार की शर्तों को समझना। इरावती कर्वे की तरह एक अन्य विद्वान GS घुरिये 1946-1955 ने इंडो-आर्यन परिवार के संदर्भ में विचार किया। उन्होंने अध्ययन किया कि कैसे ये शब्द उत्तर भारतीय भाषाओं में तुलना करके पारिवारिक संबंधों के कानूनी और विश्वासाधारित दोनों पहलुओं को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, सरजूपारी ब्राह्मणों में मान शब्द का अर्थ दुल्हन को ले जाने वाला होता है। यह शब्द दुल्हन देने वाले की तुलना में दुल्हन लेने वाले की ऊंची स्थिति को दर्शाता है। कानूनी तौर पर यह दर्शाता है कि दुल्हन लेने वाला दुल्हन देने वाले के साथ संपत्ति साझा नहीं करता है। मान के बारे में अधिक जानने के लिए जैन 1996 देखें। जिस तरह से लोग इन पारिवारिक शब्दों का उपयोग करते हैं, उससे परिवारों के भीतर अपेक्षित आचरण का भी पता चलता है। उदाहरण के लिए, ऑस्कर लुईस 1958-189 ने उत्तर भारतीय गांव पर अपने शोध में एक व्यक्ति और उसके बड़े भाई की पत्नी के बीच संबंधों के बारे में बात की, जिसे आमतौर पर देवर भाभी संबंध के रूप में जाना जाता है। यह रिश्ता अक्सर चंचल स्वभाव का होता है। दूसरी ओर, एक महिला और उसके पति के पिता, जिसे शवासुर कहा जाता है, और उसके पति के बड़े भाई, जिसे भसुर कहा जाता है, के बीच परहेज की एक अलग गतिशीलता देखी जाती है। भसुर भाई और ससुर के लिए संस्कृत शब्दों को जोड़ता है, जो ससुर के समान एक आकृति का संकेत देता है। आइए यह समझने के लिए एक अभ्यास करें कि रिश्तेदारी की शर्तें सामाजिक व्यवहार से कैसे संबंधित हैं। व्यायाम 12.4 निम्नलिखित रिश्तों के लिए रिश्तेदारी की शर्तें अपनी भाषा में लिखें। पिता, पिता का भाई, पिता के भाई का पुत्र, पिता के पिता, पिता के पिता के भाई का पुत्र, भाई, भतीजा, मामा, नाना, माँ के भाई का बेटा, माँ की बहन, माँ की बहन का पति, पिता की बहन, पिता की बहन का पति। अब इन परिवार के सदस्यों के बीच अपने रक्त संबंधियों और विवाह संबंधों के बीच अंतर करें। फिर रिश्तों के प्रत्येक सेट को संक्षिप्त रूप में लिखें। इसके अतिरिक्त इन रिश्तेदारों के बीच किसी भी स्पष्ट अंतर को इंगित करें, जैसा कि आपकी भाषा में रिश्तेदारी के शब्दों में परिलक्षित होता है।
अंत में देखें कि क्या उपरोक्त रिश्तेदारी शर्तों में से कोई भी स्पष्ट रूप से मजाक या टालमटोल वाला रिश्ता दर्शाता है। विवाह के नियम। जब लोग शादी करते हैं तो नए पारिवारिक रिश्ते बनते हैं। यह इस बात पर प्रकाश डालता है कि पारिवारिक संरचनाओं के बारे में बात करते समय विवाह नियम कितने महत्वपूर्ण हैं। उत्तर भारत में इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि आप किससे शादी नहीं कर सकते। सरल शब्दों में, आप कुछ लोगों से शादी करने के विरुद्ध इन नियमों को नकारात्मक विवाह नियम कह सकते हैं। मूलतः विवाह की अनुमति केवल कुछ सीमाओं के भीतर ही दी जाती है, जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। परिवार से बाहर विवाह करने के नियम। सबसे पहले आइए उत्तर भारत में अपने परिवार के बाहर शादी करने की सीमाओं या नियमों को समझें, विशेष रूप से चारकुल नियम पर ध्यान केंद्रित करते हुए। कबीला बहिर्विवाह। विवाह किसी के परिवार की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। उत्तर भारत में कोई भी व्यक्ति अपने ही परिवार की, यानी लगभग 5 या 6 पीढ़ियों तक की लड़की से शादी नहीं कर सकता। इस सीमा के भीतर विवाह की अनुमति नहीं है, जिससे परिवार को एक कबीले में बदल दिया जाता है, जिसे गोत्र के साथ साथ गोत्र भाई या कबीले के साथियों के रूप में जाना जाता है। गोत्र एक संस्कृत शब्द, एक उपजाति के भीतर विवाह को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समान गोत्र वाले व्यक्ति विवाह नहीं कर सकते। कबीले बहिर्विवाह के अलावा चारक बीले का नियम भी है, जो आगे परिभाषित करता है कि कौन एक दूसरे से शादी कर सकता है और कौन नहीं। चारक बीले का शासन। इरावती करवे 1953-118 के अनुसार यह नियम कहता है कि एक पुरुष को अपने पिता के गोत्र, 2 अपनी माँ के गोत्र, 3 अपनी दादी के गोत्र या 4 अपने मायके की महिला से शादी नहीं करनी चाहिए। दादी का गोत्र। सरल शब्दों में, यह नियम उन दो लोगों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगाता है जो अपने 8 गोत्रों में से किन्हीं 2 गोत्रों को साझा करते हैं। यह किसी के अपने वंश से आगे तक फैला हुआ है। उत्तर भारत में पाया जाने वाला बहिर्विवाह का दूसरा रूप ग्राम बहिर्विवाह है। आम तौर पर एक गांव में 1 या 2 वंश के सदस्य रहते हैं और एक ही वंश के व्यक्तियों को एक दूसरे से शादी करने की अनुमति नहीं है। चित्र 12.3 चारक बीले नियम। यह एक पारिवारिक वृक्ष में 4 कबीले नियम को दर्शाने वाला एक चित्र है। नियम कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति के वंश वृक्ष का पता 4 प्रमुख पूर्वजों से लगाया जा सकता है, जिससे 4 कुल बनते हैं। प्रत्येक पूर्वज को एक आकृति द्वारा दर्शाया जाता है। पुरुष के लिए एक त्रिकोण और महिला के लिए एक वृत्त। ईगो वह व्यक्ति है जिसके वंश वृक्ष का पता लगाया जा रहा है। रेखाएं व्यक्तियों को पीढ़ियों के माध्यम से जोड़ती हैं, उनके बीच संबंधों को दर्शाती हैं। इसलिए यह चित्र दर्शाता है कि ईगो के 4 प्रमुख पूर्वज हैं: एक पिता, एक माँ, एक दादी दादी और एक नानी दादी। यह वंश उन 4 कुलों का प्रतिनिधित्व करता है जिनसे अहंकार संबंधित है। यहाँ तक कि 2 से अधिक परिवार समूहों वाले गांवों में भी एक नियम है। इसे ऐसे समझें, उत्तर भारत के एक ही गांव के एक लड़के और एक लड़की के साथ भाई बहन जैसा व्यवहार किया जाता है, इसलिए वे एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। अब आइए यहाँ सावधान रहें। जब हमने चर्चा की कि परिवार कैसे संगठित होते हैं, तो हमने परिवार समूहों, बड़े कुलों और जातियों के भीतर विशिष्ट उपसमूहों के बारे में बात की है। लेकिन हमने कुटुंब, बिरादारी, खंडन या भाई बंध जैसे शब्दों को नहीं छुआ है। ये स्थानीय भाषाओं में समान विचारों के बारे में बात करने के लिए उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं, लेकिन अलग अलग बारीकियों के साथ। संदर्भ के आधार पर वे पारिवारिक संबंधों के विभिन्न स्तरों का उल्लेख कर सकते हैं। अपनी चर्चा में
हमने विशिष्ट स्थानीय शर्तों में शामिल हुए बिना इस सामान्य विचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए चीजों को सरल रखा है कि परिवार कैसे संरचित होते हैं। अब आइए उन समूहों के बारे में बात करते हैं जहां लोग विशेष रूप से उत्तर भारत में घर के अंदर ही शादी करना पसंद करते हैं या करने की उम्मीद की जाती है। इसे ही हम अंतर्विवाह नियम कहते हैं। अंतर्विवाह नियम गांवों या आसपास के क्षेत्रों में जाति समूहों के परिवार रिश्तेदारी प्रणाली का पालन करते हैं। ये जातियां सजातीय विवाह का अभ्यास करती हैं, जिसका अर्थ है कि वे अपनी ही जाति में विवाह करती हैं। आइए किसी की जाति या उपजाति में शादी करने के दिशा निर्देशों का पता लगाएं। उपजाति के भीतर विवाह। एक उपजाति के भीतर विभिन्न इकाइयों के बीच स्थिति में अंतर होता है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में सरजूपारी ब्राह्मणों के बीच लुईस ड्यूमोंट 1966-107 द्वारा अध्ययन किया गया। प्रत्येक 3 उपजातियों में 3 घर या रिश्तेदार समूह हैं जो स्थिति के अनुसार क्रमबद्ध हैं। विवाह निम्न से उच्च घर में तय किए जाते हैं। तो एक महिला की शादी उसके घर से ऊपर स्थित एक परिवार में की जाती है। यह उत्तर भारत में एक आम कहावत के अनुरूप है, लता को वापस नहीं जाना चाहिए। एक और कहावत, पाँव पुचके लड़की नहीं ले जाएं। एक बार जब हम शादी समारोह के दौरान दूल्हे का सम्मान कर लेते हैं, तो हम उसके परिवार से किसी लड़की को स्वीकार नहीं कर सकते। इस धारणा को रेखांकित करती है। यह उत्तर भारत में ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों के बीच दुल्हन देने वालों और दुल्हन लेने वालों के बीच पदानुक्रमित संबंधों को बनाए रखने का प्रतीक है। उत्तर भारत में नकारात्मक विवाह नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति के लिए अपने पिता की बहन की बेटी या अपने पितृचेरे भाई से विवाह करना वर्जित है। इसे कोई उलटफेर न करने का नियम के रूप में जाना जाता है, जिसे निम्नलिखित चित्र में दर्शाया गया है। चित्र 12.4 उल्टाव की अनुमति नहीं का नियम। वंश बी ने अपनी बेटी एम को वंश ए के एक व्यक्ति पी को दे दी। विवाह के दौरान पी को पाँव-पुज की विशेष उपाधि से सम्मानित किया गया। यदि पी की बेटी वंश बी के किसी व्यक्ति से शादी करती है, तो उसे उस व्यक्ति को भी उसी विशेष उपाधि से सम्मानित करना होगा। हालांकि हाइपरगैमी के नियम के कारण वंश बी को वंश ए की तुलना में निम्न स्तर का माना जाता है। इससे भूमिका में उलटफेर हो जाता है, जिसकी उत्तर भारत में अनुमति नहीं है। इसलिए पितृपक्षीय चचेरे भाई बहनों से शादी करने के खिलाफ एक नियम है। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत दोहराव न करने का नियम है। इसका मतलब यह है कि यदि किसी के पिता की बहन की शादी एक परिवार खानदान में हुई है, तो उस व्यक्ति की अपनी बहन की शादी उसी परिवार में नहीं हो सकती है। यहाँ परिवार या खानदान का तात्पर्य वंश के भीतर एक छोटी इकाई से है। इस नियम का तात्पर्य मातृपक्षीय चचेरे भाई बहनों से विवाह करने पर भी प्रतिबंध है। सरल शब्दों में कहें तो कोई भी व्यक्ति अपनी मां के भाई की बेटी से शादी नहीं कर सकता। इसे एक साधारण रिश्तेदारी आरेख में चित्रित किया जा सकता है। चित्र 12.5 पुनरावृत्ति न करने का नियम। वंश बी ने महिला डी का विवाह वंश ए के पुरुष ई से किया है। यदि अगली पीढ़ी की कोई महिला वंश ए के पुरुष से दोबारा विवाह करती है, तो इसे पुनरावृत्ति माना जाता है। पुनरावृत्ति के विरुद्ध यह निषेध इंगित करता है कि उत्तर भारत में मातृपक्षीय अंतरचेरे भाई विवाह की अनुमति नहीं है। इसलिए उत्तर भारत में न तो पितृपक्षीय और न ही मातृपक्षीय क्रॉस चेरे भाई विवाह की अनुमति है। संक्षेप में, कोई उलटफेर नहीं और कोई दोहराव नहीं का नियम उत्तर भारत में विवाह पर प्रतिबंधों को परिभाषित करता है। उत्तर भारत में टी.एन. मदन 1965 ने कश्मीरी पंडितों के विवाह रीति रिवाजों का अध्ययन किया। उन्होंने पत्नियां देने और लेने वालों के आधार पर 3 समूहों की पहचान की। आए वे जो पत्नियां देते हैं,
2 वे जो पत्नियां लेते हैं और 3 वे जो पहले दो समूहों के बीच विवाह की सुविधा प्रदान करते हैं। इन समूहों की स्थिति असमान है। पत्नी लेने वालों को श्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि विवाह में महिलाओं के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा विपरीत दिशा में बहती है। इसका मतलब यह है कि पत्नी लेने वालों का दर्जा पत्नी देने वालों से ऊंचा होता है और पत्नी देने से अपने ही समूह में सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। उत्तर भारत में हाइपरगैमी के नियम में महिलाओं का आदान प्रदान, दहेज, प्रतिष्ठा और सम्मान शामिल है। इस प्रणाली में उच्च स्थिति वाले वंश को निम्न स्थिति वाले लोगों से महिलाएं और दहेज प्राप्त होता है, जिसे चित्र में ऊपर की ओर तीर द्वारा दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए वंश सी वंश बी को एक महिला और दहेज देता है, जो दर्शाता है कि वंश सी बी से निम्न स्तर का है और हाइपरगैमी के नियम के अनुसार बी ए से निम्न स्तर का है। चित्र 12.6 विनिमय के रूप में उत्तर भारत में अतिविवाह। यह चित्र हाइपरगैमी को दर्शाता है, जो उत्तर भारत में विवाह प्रथा का एक रूप है जहां महिलाएं सामाजिक स्थिति में शादी करती हैं। छवि 3 वंशों को दिखाती है, जिन्हें ए, बी और सी लेबल किया गया है। प्रत्येक वंश को त्रिकोणों की एक पंक्ति द्वारा दर्शाया गया है, जो पीढ़ियों को दर्शाता है। दाईं ओर छवि दिखाती है कि विवाह पैटर्न वंशावली के बीच सामाजिक गतिशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं। वंश ए की सामाजिक स्थिति उच्चतम है, जो त्रिकोणों की शीर्ष रेखा से दर्शाया गया है। वंश सी की सामाजिक स्थिति निम्नतम है, जो त्रिकोणों की निचली रेखा से दर्शाया गया है। वंश बी बीच में है। हाइपरगैमी को निम्नलिखित प्रतीकों से दर्शाया गया है। मंडलियां महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। त्रिकोण पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कोष्ठक वंशों के बीच विवाह संबंध दर्शाते हैं। स्पष्टीकरण वंश ए की महिलाएं अपने वंश शीर्ष दाएं त्रिकोण द्वारा इंगित या वंश बी में शादी कर सकती हैं। वंश बी की महिलाएं वंश ए ऊपर की ओर तीर या वंश सी नीचे की ओर तीर में शादी कर सकती हैं। वंश सी की महिलाएं वंश बी ऊपर की ओर तीर में शादी कर सकती हैं, लेकिन वंश ए नीचे की ओर तीर में नहीं। तीरों की गति दर्शाती है। ऊपर की ओर तीर उच्च वंश में विवाह करने वाली महिलाएं अतिविवाह का प्रदर्शन करती हैं। अधोमुखी तीर महिलाएं निम्न वंश में विवाह करती हैं, जो अतिविवाहित समाजों में कम आम है। कुल मिलाकर चित्र से पता चलता है कि उत्तर भारत में हाइपरगैमी प्रचलित है। निचले वंश की महिलाएं अक्सर अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए उच्च वंश में शादी करती हैं। साथ ही उच्च स्थिति वाले परिवारों को महिलाएं और दहेज देकर निम्न स्थिति वाले परिवार अपने समूहों के भीतर प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त करते हैं। नीचे की ओर जाने वाले तीर महिलाओं और दहेज के विपरीत प्रतिष्ठा और सम्मान की गति को दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में उत्तर भारत में एक उपजाति या जाति के विभिन्न स्तरों के बीच प्रतिष्ठा और सम्मान के लिए महिलाओं और दहेज का आदान प्रदान किया जाता है। रिश्तेदारों के बीच उपहारों का औपचारिक आदान प्रदान। जीवन चक्र अनुष्ठानों के दौरान उपहारों का औपचारिक आदान प्रदान हमें रिश्तेदारों की विभिन्न श्रेणियों के बीच पैटर्न वाले व्यवहार को समझने में मदद करता है। आम तौर पर दुल्हन के परिवार, जो दूल्हे के परिवार की तुलना में निचले दर्जे के होते हैं, शादी के दौरान उपहार देने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और अधिक उपहार देना जारी रखते हैं। दूसरे शब्दों में उपहार देना और प्राप्त करना एक सुपरिभाषित सामाजिक गतिविधि है। रिश्तेदारों के बीच उपहारों के औपचारिक आदान प्रदान के 2 उदाहरणों के लिए बॉक्स 12.5 देखें। बॉक्स 12.5 रिश्तेदारों के बीच उपहारों के औपचारिक आदान प्रदान के 2 उदाहरण। एल ड्यूमोंट 1966-91 ने कहा है कि एक मां के भाई, गर्भाशय संबंधी
और एक पत्नी के भाई अंतिम परिजन के समान औपचारिक कार्य होते हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि पत्नी का भाई अंततः बच्चों की मां का भाई बन जाता है, इसलिए दोनों के बीच बहुत कम अंतर होता है। एसी मेयर 1960 232 ने मालवा के एक गांव में रिश्तेदारी के अपने अध्ययन में बताया कि किसी की मां के भाई द्वारा दिए गए सभी उपहारों को मामेरे कहा जाता है। मां के भाई द्वारा दिए गए उपहारों के विपरीत ऐसे उपहार भी होते हैं जिन्हें प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है, जो किसी के रिश्तेदारों द्वारा दिए जाते हैं। प्रतिबंध शब्द का प्रयोग अन्य रिश्तेदारों, जैसे दूल्हे की बहन के पति द्वारा दूल्हे की पत्नी के भाई को दिए गए उपहार के लिए भी किया जाता है। इससे पता चलता है कि दूल्हे की बहन के पति या आरोही पीढ़ी के संदर्भ में पिता की बहन के पति को दूल्हे की पत्नी के भाई या आरोही पीढ़ी के लिए मां के भाई की तुलना में अज्ञेय परिजन का हिस्सा माना जाता है। सरल शब्दों में यहाँ मूल शब्द गणना को बनाए रखते हुए और सभी विवरण शामिल किए जाने को सुनिश्चित करते हुए पाठ का स्पष्ट और विश्वसनीय अनुवाद दिया गया है। समाजशास्त्रीय शब्दों में आप इसे इस तरह कह सकते हैं: दूल्हे की बहन के पति जेडेच या उसके पिता की बहन के पति एफजेडेच को पत्नी लेने वाले के रूप में देखा जाता है। इसी तरह दूल्हे की पत्नी के भाई डब्ल्यूबी या उसकी मां के भाई एमबी को पत्नीदाता के रूप में देखा जाता है। यदि एक ही पत्नी लेने वाले बहन का पति या पिता की बहन का पति और एक के अन्य पुरुष रिश्तेदारों से एक ही पत्नी देने वालों, जैसे मां का भाई या पत्नी का भाई, को उपहार को एक ही शब्द प्रतिबंध कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि एक का उपहार पत्नी देने वाले अपने पुरुष रिश्तेदारों और पत्नी लेने वालों के विरोध में है, जिन्हें एक समूह के रूप में देखा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दूल्हे की पत्नी के भाई या मां के भाई के लिए दूल्हा पत्नी लेने वाला है और दूल्हे की पत्नी लेने वाला बहन का पति या पिता की बहन का पति है। पत्नी लेने वालों के ये दो समूह एक तरफ हैं और पत्नी देने वाले दूसरी तरफ हैं। शादी में औपचारिक उपहार देने के इस उदाहरण को जोड़ने के लिए हमारे पास बॉक्स 12.6 में एक और उदाहरण है। बॉक्स 12.6 औपचारिक उपहार देने का एक और उदाहरण। ड्यूमोंट 1966-93-5 ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक गांव में शोक के अंत में उपहार देने के संदर्भ में पत्नी देने वालों और पत्नी लेने वालों के बीच समान अंतर दिखाया। यहाँ मुख्य शोक मनाने वाला आमतौर पर मृतक का बेटा या पुरुष रिश्तेदार होता है। मुख्य शोक मनाने वाले के सिर पर पगड़ी बांधने की रस्म एक रिश्तेदार द्वारा की जाती है जिसने पत्नी ले ली है। यह आमतौर पर बहन का पति जेडेच या पिता की बहन का पति एफजेडेच होता है। शयादान बिस्तर का उपहार के समारोह के लिए एक बहन के पति जेडेच या पिता की बहन के पति एफजेडेच को पत्नी लेने वाले के रूप में उनकी स्थिति पर जोर देते हुए उपहार प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। पुजारी उन लोगों से बिस्तर लेने के लिए आगे आने के लिए कहते हैं जिन्होंने बेटियों को जन्म दिया है। इस प्रकार पत्नी देने वालों की तुलना में पत्नी लेने वालों को प्राथमिकता दी जाती है। अतिविवाह की स्थिति में पत्नी लेने वालों का दर्जा पत्नी देने वालों से ऊंचा होता है और वे उपहार प्राप्त करने वाले होते हैं, जबकि पत्नी देने वाले उपहार देने वाले होते हैं। F.G. उड़ीसा में बेली 1957 और रामपुर में ऑस्कर लुइस 1958 ने भी पत्नी के रिश्तेदारों और मां के रिश्तेदारों से उपहारों के प्रवाह को दर्ज किया। एसी मेयर 1960 के अनुसार इन रिश्तेदारों से मिले उपहार पत्नी लेने वालों की स्थिति को बढ़ाते हैं। सामाजिक रूप से उपहारों का यह आदान प्रदान उत्तर भारत में विवाह की अतिविवाही प्रकृति को दर्शाता है। एक महिला को हमेशा ऊंचे दर्जे वाले समूह में स्थान दिया जाता है और उसके परिवार से मिलने वाले उपहारों का प्रवाह इस अंतर को बनाए रखता है।
यह उत्तर भारत में रिश्तेदारी संबंधों की व्याख्या करता है। 12.3 दक्षिण भारत में रिश्तेदारी प्रणाली के अध्ययन के लिए गठबंधन सिद्धांत का अनुप्रयोग। दक्षिण भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल राज्य शामिल हैं। यहाँ के लोग द्रविड़ भाषाएं बोलते हैं। उत्तर भारत की तरह दक्षिण भारत में विविध रिश्तेदारी प्रणालियां हैं। केरल अपने मातृसत्तात्मक वंश और अंतर्जातीय अतिविवाह के लिए अद्वितीय है। समान तत्वों के बावजूद प्रत्येक राज्य के अपने रिश्तेदारी पैटर्न होते हैं। हम रिश्तेदारी संबंधों में सामान्य तत्वों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अर्थात आय, रिश्तेदारी समूह 2, रिश्तेदारी शब्दावली 3, विवाह नियम और 4, रिश्तेदारों के बीच उपहारों का औपचारिक आदान प्रदान। आय, रिश्तेदारी समूह। दक्षिण भारत में आप नातेदारों को 2 समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं, पितृवंश और संबद्ध। पितृवंश उत्तर भारत के समान दक्षिण भारत में अपने निकटतम परिवार से परे रिश्तेदारों के साथ बातचीत करने का मतलब पितृवंश के सदस्यों के साथ बातचीत करना है। पैतृक निवास के कारण वंश के सदस्य अक्सर बातचीत और सहयोग करते हैं। वंश और निवास संबंध एक परिजन समूह बनाते हैं। दक्षिण और उत्तर भारत दोनों में ऐसे समूह हैं। उदाहरण के लिए गफ 1955 ने तंजौर जिले के ब्राह्मणों के बीच पितृवंशीय वंश समूहों का वर्णन किया, जहां एक गांव के भीतर प्रत्येक जाति में 1 से 12 बहिर्विवाही पितृवंशीय समूह होते हैं। बॉक्स 12.7 देखें। बॉक्स 12.7 मदुरै के प्रमलाई कल्लार के बीच परिजन समूहों का उदाहरण। ड्यूमोंट 1986 ने तमिलनाडु में मदुरै के प्रमलाई कल्लार के बीच कुट्टम नामक पितृवंशीय, पितृस्थानीय और बहिर्विवाही समूहों का वर्णन किया। कुट्टम एक या कई गांवों का हिस्सा बन सकता है और इसे द्वितीय कुट्टम में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक कुट्टम का नाम उसके पूर्वज के नाम पर रखा गया है और सबसे बड़े बेटे को मुखिया का नाम और पद विरासत में मिलता है। अनुष्ठान गतिविधियां रिश्तेदारी इकाई के रूप में कुट्टम के महत्व को दर्शाती हैं। फसल के मौसम के दौरान कुट्टम सदस्य अपने मंदिर में एक साथ पूजा करते हैं। आर्थिक रूप से भूमि का स्वामित्व पुरुष कुट्टम सदस्यों के पास होता है, जिससे रिश्तेदारों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के विपरीत भाइयों या सहदायिकों के बीच अक्सर झगड़े होते हैं, जिन्हें पंगाली कहा जाता है। इस प्रकार कल्लार के बीच यह कहा जाता है कि भाई या सहदायिक मजाक नहीं करते। दक्षिण भारतीय रिश्तेदारी शब्दावली में वे मामा मच्चनन रिश्तेदारों के विरोधी हैं। एफिनल रिश्तेदार विवाह के माध्यम से संबंधित पितृवंश के विपरीत है। पितृवंश से परे किसी की मां और पत्नी के समूह के रिश्तेदार होते हैं, जिनमें वे समूह भी शामिल होते हैं जहां किसी की बहन और पिता की बहन का विवाह होता है। ड्यूमोंट 1986 ने पितृवंश और उसके रिश्तेदारों के बीच बातचीत को हमेशा सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण बताया। अप्रत्यक्ष पंगाली यदि समूह एक किसी का पितृवंश है और समूह भी किसी का मामा मच्चनन, गर्भाशय और रिश्तेदारी है, तो समूह सी, जो समूह बी का मामा मच्चनन है, समूह ए में लोगों के लिए वर्गीकृत भाई बन जाता है। ये रिश्तेदार, जिन्हें मुरेक्कु पंगाली कहा जाता है, वे वास्तविक सहदायिक या संयुक्त पितृवंशीय संपत्ति के हिस्सेदार के बराबर नहीं हैं। इस दायरे से परे बाकी लोग तटस्थ लोग हैं। आइए अब दक्षिण भारतीय रिश्तेदारी शब्दावली पर चर्चा करें, जो गठबंधन दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण वैवाहिक संबंधों पर जोर देती है। 2. रिश्तेदारी शब्दावली। द्रविड़ भाषाओं में रिश्तेदारी संबंध एक स्पष्ट संरचना का पालन करते हैं। लुई ड्यूमोंट 1986 301 ने कहा कि यह प्रणाली ए समानांतर और क्रॉस चेहरे भाइयों के बीच अंतर करती है और बी वर्गीकरणात्मक है। ए
समानांतर और क्रॉस चचेरे भाई। समानांतर चचेरे भाई एक ही लिंग, दो भाई या दो बहन के भाई बहनों के बच्चे हैं। क्रॉस चचेरे भाई विपरीत लिंग, एक भाई और एक बहन के भाई बहनों के बच्चे हैं। शब्दावली स्पष्ट रूप से इन श्रेणियों को अलग करती है क्योंकि समानांतर चचेरे भाई शादी नहीं कर सकते, जबकि क्रॉस चचेरे भाई शादी कर सकते हैं। यह स्पष्टता भ्रम को रोकती है। द्रविड़ भाषाओं में समानांतर चचेरे भाइयों को भाई बहन कहा जाता है, जबकि क्रॉस चचेरे भाई बहनों को नहीं। उदाहरण के लिए, तमिल में समानांतर चचेरे भाइयों को अन्नान, बड़ा भाई, तंबी, छोटा भाई, अक्का, बड़ी बहन या तंगाची, छोटी बहन कहा जाता है। क्रॉस चचेरे भाई बहनों को मामा मगल मगन, माँ के भाई की बेटी बेटा या अताई मगल मगन, पिता की बहन की बेटी बेटा कहा जाता है। निम्नलिखित चित्र इस सरल सूत्रीकरण को और स्पष्ट करता है। चित्र 12.7 चचेरे भाई बहनों की दो श्रेणियां। यह आरेख रिश्तेदारी में समानांतर चचेरे भाई बहनों और क्रॉस चचेरे भाइयों की अवधारणा को दर्शाता है। समानांतर चचेरे भाई बहन। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता एक ही लिंग के भाई बहन हैं, तो वे समानांतर चचेरे भाई बहन हैं। आरेख में उन्हें आयत के भीतर व्यक्तियों द्वारा दर्शाया गया है। क्रॉस कजिन्स। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता विपरीत लिंग के भाई बहन हैं, तो वे क्रॉस कजिन्स होते हैं। उन्हें आयत के बाहर दर्शाया गया है। आरेख दर्शाता है कि आरेख में एक दूसरे के सापेक्ष उनकी स्थिति के आधार पर व्यक्तियों के बीच संबंध कैसे निर्धारित किया जा सकता है। ChatGPT। रिश्तेदारी की शर्तों की यह प्रणाली करीबी रिश्तेदारों से शादी करने की प्रथा के साथ अच्छी तरह से फिट बैठती है। यह स्पष्ट रूप से सभी वंश रेखाओं को उन लोगों में विभाजित करता है जिनके साथ कोई शादी कर सकता है और जिनके साथ कोई नहीं कर सकता है। शर्तें इंगित करती हैं कि किसी की अपनी पीढ़ी में पुरुष या तो भाई या बहनोई हैं और महिलाएं या तो बहनें या संभावित जीवन साथी हैं। मॉर्गन 1981-394 ने इस अर्थ में द्रविड़ रिश्तेदारी शब्दावली को सुसंगत और सम्मित बताया। तुलना के लिए, उत्तर भारत में सभी चचेरे भाई बहन, चाहे समानांतर या पार, भाई या बहन माने जाते हैं और एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते। इससे पता चलता है कि उत्तर भारतीय रिश्तेदारी प्रणाली दक्षिण भारत से कैसे भिन्न है और शब्दावली इस अंतर को कैसे दर्शाती है। रिश्तेदारी शब्दावली की वर्गीकरणात्मक प्रकृति। द्रविड़ रिश्तेदारी शब्द दक्षिण भारत में रिश्तेदारी प्रणाली को प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि शब्दावली की वर्गीकरणात्मक प्रकृति समानांतर और क्रॉस चचेरे भाई बहनों के बीच अंतर के साथ पूरी तरह से संरेखित होती है। शब्दावली को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। एक व्यक्ति की अपनी पीढ़ी को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एक समूह में सभी भाई बहन शामिल हैं, जिनमें समानांतर चचेरे भाई बहन और पिता के समानांतर चचेरे भाई बहनों के बच्चे भी शामिल हैं। दूसरे समूह में श्रेणी में चचेरे भाई बहन और रिश्तेदार जैसे रिश्तेदारों के पति पत्नी शामिल हैं। तमिल में इस श्रेणी को मामा मच्चनन कहा जाता है। यह वर्गीकरण रिश्तेदारों को अपनी ही पीढ़ी और आरोही तथा अवरोही दोनों पीढ़ियों में विभाजित करता है। किसी की अपनी पीढ़ी, यह द्विविभाजन पूरी पीढ़ी पर लागू होता है। किसी की अपनी पीढ़ी के सभी रिश्तेदारों को इस तरह से व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें कोई तीसरी श्रेणी नहीं होती है। श्रेणी ए के लिए तमिल शब्द पंगाली है, जिसका अर्थ है जो साझा करते हैं। यह वर्गीकृत मुरेई भाइयों को संदर्भित कर सकता है जो संयुक्त संपत्ति साझा नहीं करते हैं, या विशेष रूप से उन लोगों को जो संयुक्त परिवार की संपत्ति साझा करते हैं। यहाँ हम वर्गीकरणात्मक अर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। दो श्रेणियां, पंगाली और मामा मच्चनन, विरोधी और विशिष्ट है। यह वर्गीकरण समूहों, वंशों
गांवों पर लागू होता है और ऊपर की पीढ़ी और नीचे की पीढ़ी दोनों तक फैला हुआ है। एफिन्स ऑफ एफिन्स रिश्तों को पंगाली और मामा मच्चनन में वर्गीकृत करने का सिद्धांत उन लोगों तक भी लागू होता है जो किसी के एफिन्स के एफिन हैं। उदाहरण के लिए, यदि ए बी का रिश्तेदार है जो सी का रिश्तेदार है, तो ए और सी मुरेई पंगाली या वर्गीकृत भाई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कोई भी आपसे संबंधित है और आपका मामा मच्चनन नहीं है, वह आपकी मुरेई पंगाली है। आयु और लिंग भेद रिश्तेदारों को बड़े और छोटे वर्गों में विभाजित किया गया है। तमिल में बड़े भाई बहनों और समानांतर चचेरे भाइयों को अन्नान अक्का कहा जाता है और छोटे को तंबी तंगाइची कहा जाता है। इसी तरह किसी के पिता के बड़े भाई बहनों को पेरियाप्पा पेरियाम्मा कहा जाता है और छोटे को चित्तप्पा सिन्नप्पा चिथी सिनम्मा कहा जाता है। लिंग भेद ड्यूमोंट 1986-302 ने कहा कि लिंग भेद गठबंधन भेद के साथ जुड़ता है। जब गठबंधन के लिए कोई भेद अनावश्यक हो तो वह विलीन हो जाता है। यह दादा दादी और पोते पोतियों की पीढ़ियों में देखा जाता है। उदाहरण के लिए, बेटे और बेटी दोनों के बच्चों को तमिल में पेरान, पोता या पेटथी, पोती कहा जाता है। नाना नानी दोनों को टाटा, दादा और पत्ती, दादी कहा जाता है। यह विलय दर्शाता है कि गठबंधन के रिश्ते कहाँ मायने नहीं रखते। दक्षिण भारत में रिश्तेदारी शब्दावली का यह वर्णन बताता है कि इस सामान्य तस्वीर में भिन्नताएं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में रिश्तेदारी की शर्तों की विशिष्ट विशेषताएं समाजशास्त्रियों के लिए बहुत रुचिकर हैं। लुई ड्यूमोंट 1986-301 ने तमिलनाडु के प्रमलाई कल्लार के बीच विशिष्ट विशेषताओं पर चर्चा की, लेकिन यहाँ हम रिश्तेदारी शब्दावली की सामान्य और व्यापक योजना से चिंतित हैं। विवाह नियम सकारात्मक विवाह नियम दक्षिण भारत में रिश्तेदारी प्रणाली की विशेषता रखते हैं, जिसका अर्थ है कि कुछ प्रकार के विवाह गठबंधनों के लिए स्पष्ट प्राथमिकता है। उत्तर भारत के विपरीत, जहां नकारात्मक विवाह नियम निर्दिष्ट करते हैं कि किसी को किससे शादी नहीं करनी चाहिए, दक्षिण भारत के नियम निर्दिष्ट करते हैं कि किसी को किससे शादी करनी चाहिए या कर सकते हैं। 3 प्रकार के अधिमान्य विवाह नियम। अधिमान्य विवाह नियम 3 प्रकार के होते हैं। चित्र 12.8 बड़ी बहन की बेटी के साथ विवाह। यह एक वंश वृक्ष है। प्रतीकों के निम्नलिखित अर्थ हैं। त्रिकोण पुरुष, वृत्त स्त्री। इगो लेबल वाला व्यक्ति एक पुरुष है जिसका विवाह एक महिला से हुआ है, जैसा कि उन्हें जोड़ने वाली क्षैतिज रेखा द्वारा दर्शाया गया है। यह महिला उस महिला की बेटी है जो पुरुष के पिता की बहन है। दक्षिण भारत की कई जातियों में विवाह के लिए पहली पसंद पुरुष और उसकी बड़ी बहन की बेटी के बीच होती है। हालांकि नायर जैसे मातृसत्तात्मक समाजों में इस प्रकार के विवाह की अनुमति नहीं है। एक साधारण चित्र पितृसत्तात्मक दक्षिण भारत में इस पसंदीदा विवाह नियम को दिखा सकता है। यहाँ एक शख्स की शादी उसकी बहन की बेटी से हुई है। विवाह का एक अन्य पसंदीदा प्रकार एक पुरुष और उसके पिता की बहन की बेटी के बीच है। वैकल्पिक रूप से इसे एक महिला द्वारा अपनी मां के भाई के बेटे से शादी करने के रूप में देखा जा सकता है। इस प्रकार का विवाह वापसी के सिद्धांत का पालन करता है, जहां एक परिवार जो बेटी देता है वह शादी के माध्यम से बदले में एक बेटी प्राप्त करने की उम्मीद करता है। अनिवार्य रूप से जब एक महिला अपने एमबीएस से शादी करती है तो वह उस परिवार में शादी कर रही होती है जहां से उसकी मां आई थी। वापसी के इस सिद्धांत को पूरा होने में आमतौर पर 2 पीढ़ियां लग जाती हैं। रिश्तेदारी आरेख यह समझाने में मदद करेगा कि यह नियम कैसे काम करता है। चित्र 12.9 विवाह में वापसी का नियम। वंश बी ने महिला पी का विवाह वंश ए के पुरुष एन से कर दिया। अगली पीढ़ी में
वंश ने महिला F का विवाह वंश B के पुरुष E से कर दिया। इस तरह एक पुरुष का विवाह वंश B के पुरुष E से हो गया। उनका पितृपक्षीय क्रॉस चेरा भाई दक्षिण भारत में सकारात्मक वापसी के नियम को दर्शाता है। तीसरे प्रकार का पसंदीदा विवाह एक पुरुष और उसकी मां के भाई की बेटी MBD के बीच होता है। यह दूसरे प्रकार से कुछ हद तक विपरीत है। कुछ जातियां जैसे तमिलनाडु की कल्लार, कर्नाटक की हविक ब्राह्मण और आंध्र प्रदेश की कुछ रेड्डी जातियां केवल इस प्रकार के चचेरे भाई बहन के विवाह की अनुमति देती हैं। इस प्रकार को पसंद करने वाली जातियों में हमेशा श्रेष्ठता या अतिविवाह की अंतर्निहित धारणा होती है। यह दक्षिण भारत में उतना प्रमुख नहीं है जितना उत्तर भारत में दुल्हन लेने वालों के बीच है। हालांकि इस प्रकार के विवाह में वापसी नहीं या बेल वापस नहीं की जानी चाहिए के सिद्धांत का पालन किया जाता है, जिसका अर्थ है कि दुल्हन को केवल एक ही दिशा में दिया जाता है। दुल्हन लेने वालों को दुल्हन देने वालों से कुछ हद तक ऊंचा माना जाता है। इस यूनिडायरेक्शनल प्रक्रिया को निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है। चित्र 12.10 बिना रिटर्न का नियम या दोहराव का नियम। वंश B ने महिला H को वंश A के पुरुष G को दे दिया। अगली पीढ़ी में वंश B ने फिर से वंश A के पुरुष J को एक महिला K दे दी। इससे पता चलता है कि एक पुरुष अपने मातृवंशीय क्रॉस से शादी कर रहा है। चचेरा भाई दक्षिण भारत में कुछ जातियों के बीच सकारात्मक पुनरावृत्ति के नियम का संकेत देता है। जब एक समूह के भाई और बहन दूसरे समूह के भाई और बहन से शादी करते हैं तो उनके बच्चों की शादी में पितृपक्षीय और मातृपक्षीय चचेरे भाई बहनों के बीच कोई अंतर नहीं होता है। ऐसे मामलों में 2 या 3 प्रकार के विवाह के लिए प्राथमिकता लागू नहीं होती है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे के चचेरे भाई बहन हैं और शादी कर सकते हैं। दक्षिण भारत में इन 3 प्रकार के अधिमान्य विवाहों में किसी के निकटतम परिवार के बाहर एक छोटे परिजन समूह में विवाह करने की स्पष्ट प्रवृत्ति है। परिवारों का लक्ष्य विवाह के माध्यम से मौजूदा रिश्तेदारी संबंधों को मजबूत करना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई महिला अपनी मां के भाई MB से शादी करती है तो उसकी मां की मां MM और उसकी सास एक ही व्यक्ति हैं। या यदि वह अपनी मां के भाई के बेटे से शादी करती है तो उसकी मां की मां और उसके पति के पिता की मां एक ही व्यक्ति हैं। इन उदाहरणों से पता चलता है कि विवाह एक सीमित परिजन समूह के भीतर होते हैं और दक्षिण भारत में ग्राम बहिर्विवाह का चलन नहीं है। सगे संबंधी और रिश्तेदार अक्सर एक ही गांव में रहते हैं और एक दूसरे के सामाजिक जीवन में शामिल होते हैं। उत्तर भारत में यह स्थिति दुर्लभ है। हालांकि दक्षिण भारत में वैवाहिक संबंधों पर अन्य प्रतिबंध भी हैं, जिन पर अब हम चर्चा करेंगे। वैवाहिक संबंधों से संबंधित प्रतिबंधों के लिए बॉक्स 12.8 देखें। बॉक्स 12.8 वैवाहिक संबंधों के संबंध में प्रतिबंध। कुछ रिश्तेदारों के बीच विवाह पर क्या प्रतिबंध है? कुछ जातियों में कोई व्यक्ति अपनी बड़ी बहन की बेटी से शादी कर सकता है, लेकिन अपनी छोटी बहन की बेटी से नहीं। एक विधवा अपने मृत पति के बड़े या छोटे भाई या यहाँ तक कि उसके सहोदर भाई से भी शादी नहीं कर सकती। विवाह के लिए निषिद्ध व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति अपने निकटतम परिवार और वंश में विवाह नहीं कर सकता। कल्लार उपजाति के लिए वंश को कुट्टम कहा जाता है। ड्यूमोंट 1986, 184 और वंश के सभी व्यक्तियों को वंश के भीतर विवाह करने की मनाही है। रिश्तेदारों के बीच उपहारों का औपचारिक आदान प्रदान। उपहार देना और प्राप्त करना विभिन्न रिश्तेदारी संबंधों के अलगाव और समावेशन को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को दर्शाता है। हम इन सिद्धांतों को समझने के लिए रिश्तेदारी व्यवहार के इस पहलू की जांच करते हैं।
दक्षिण भारत में उपहार और प्रत्युपहार की दो श्रेणियां हैं, कुछ व्यक्तियों से दूसरों को या कुछ समूहों से दूसरों को। रिश्तेदारों के बीच उपहार, दुल्हन के परिवार से दूल्हे के परिवार को या इसके विपरीत जाने वाले उपहारों को रिश्तेदारों के बीच आदान प्रदान की एक श्रृंखला के रूप में देखा जाता है। यह उपहार विनिमय की एक श्रेणी है। उपहारों का आंतरिक आदान प्रदान, इस श्रेणी में दोनों समूहों में से प्रत्येक के भीतर उपहार देना और प्राप्त करना शामिल है। कभी-कभी रिश्तेदारों के बीच सकारात्मक विवाह नियमों के कारण एक व्यक्ति दोनों पक्षों से उपहार दे और प्राप्त कर सकता है, जिससे कुछ व्यक्तियों को एक साथ प्राप्तकर्ता और देने वाले दोनों की भूमिका में रखा जाता है। इससे रिश्तों का मेल होता है। उपहारों की दोनों श्रेणियों के उदाहरणों की पहचान करने के लिए पूर्ण चिंतन और क्रिया 12.5। चिंतन और क्रिया 12.5। आइए दक्षिण भारत में किए गए नृवंश विज्ञान अध्ययनों से प्राप्त संदर्भ के आधार पर रिक्त स्थानों को भरें, विशेष रूप से तमिलनाडु की प्रमलाई कल्लार उपजाति पर लुई ड्यूमोंट के काम का जिक्र करते हुए। लुईस ड्यूमोंट 1986-256 ने तमिलनाडु की प्रमलाई कल्लार उपजाति के अपने अध्ययन में दूल्हे के पिता से दुल्हन के पिता को पैसे के उपहार का उल्लेख किया है। इसे परिसम के नाम से जाना जाता है। दुल्हन के पिता इस पैसे का उपयोग अपनी बेटी के लिए गहने खरीदने के लिए करते हैं, लेकिन उससे उम्मीद की जाती है कि वह उसे मिलने वाली राशि से दोगुना खर्च करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुल्हन के गहनों का भुगतान दोनों परिवारों द्वारा आधा-आधा किया जाता है। यह विशेष समारोह दोनों परिवारों के बीच उपहार देने और लेने की शुरुआत का प्रतीक है। यह कम से कम 3 वर्ष की अवधि तक जारी रहता है। फिर पहले बच्चे का जन्म उपहार विनिमय के एक और चक्र को जन्म देता है। वास्तव में प्रमलाई कल्लार के बीच जब नवविवाहित जोड़े शादी के 3 साल बाद या बच्चे के जन्म के बाद एक व्यक्तिगत घर बसाते हैं, तो दुल्हन के माता-पिता घरेलू सामान प्रदान करते हैं। इस उपहार को वेरे पोनासर कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है अलग होने का उपहार। तो परिसम से अलग होने के लिए उपहार तक हम उस श्रृंखला के गवाह हैं जिसमें एक उपहार बनाया जाता है और इसकी सामग्री को दोगुना करने के बाद इसे वापस कर दिया जाता है। श्रृंखला दूल्हे की ओर से उपहार के साथ शुरू होती है और दुल्हन की ओर से उपहार के साथ समाप्त होती है। इस प्रकार हालांकि दोनों पक्षों के रिश्तेदारों के बीच उपहारों का आदान प्रदान होता है, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दुल्हन के परिवार को अधिक भुगतान करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, दूल्हे की ओर से उपहार दुल्हन की ओर से अधिक उपहार प्राप्त करने का बहाना मात्र है। दुल्हन के परिवार से दूल्हे के परिवार तक जाने वाले उपहारों की प्रकृति को देखने के बाद अब हम रिश्तेदारों के प्रत्येक समूह के भीतर दिए और लिए गए उपहारों पर भी चर्चा करते हैं। शादियों में दुल्हन के घर और दूल्हे के घर दोनों में इस अवसर पर उपस्थित रिश्तेदारों से एक संग्रह आमतौर पर नकदी के रूप में लिया जाता है। दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मण जातियों में इसे मोई कहा जाता है। ब्राह्मणों द्वारा मोई लिखना के नाम से यही अभ्यास किया जाता है। किसी व्यक्ति को किसी विशेष व्यक्ति द्वारा दी गई नकदी वस्तु की राशि को रिकॉर्ड करने का प्रभार दिया जाता है। इस उपहार देने में भी पारस्परिकता का सिद्धांत है। कोई उन लोगों को मोई देता है जो पहले ही दे चुके हैं या ऐसे ही अवसरों पर देंगे। लुई ड्यूमोंट 1986-256 हमें बताते हैं कि प्रमलाई कल्लर के बीच माँ का भाई मोए में योगदान देने वाला पहला व्यक्ति है। माँ के भाई के बाद अन्य रिश्तेदार अपना योगदान देते हैं। आमतौर पर इस तरह इकट्ठा किया गया पैसा शादी की दावत पर होने वाले खर्च में चला जाता है। पारस्परिक उपहारों के चक्र में माँ के भाई की भूमिका काफी प्रमुख होती है। किसी परिवार में बच्चे के जन्म के बाद माँ का भाई बच्चे के जीवन में विभिन्न अवसरों पर उपहार देता है।
प्रमलाई कल्लार के बीच, ड्यूमोंट 1986, 256 देखें। माँ का भाई अपनी बहन के बेटे को जन्म के समय जमीन या धन का उपहार देता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि माँ के भाई द्वारा दिए गए उपहार उस श्रृंखला की अगली कड़ी है जो माँ की शादी से शुरू हुई थी। तब हमने इसे रिश्तेदारों के बीच उपहारों का आदान प्रदान कहा। अब माँ का भाई अहंकार के पिता का एक रिश्तेदार अहंकार की पीढ़ी में रिश्तेदारों के संबंध में एक समूह के आम रिश्तेदारों या तो दुल्हन बटा या दूल्हे के बीच विलय हो जाता है। दूसरे, माँ के भाई द्वारा दिए गए उपहारों का विशेष स्थान स्त्री पक्ष के पुरुष पक्ष के प्रति दायित्व की ओर संकेत करता है। इसे अगली पीढ़ी को भी उपहार देने के मामले में माता की ओर से रिश्तेदारों द्वारा बनाए रखी गई निरंतरता में देखा जाता है। दक्षिण भारत में रिश्तेदारी से संबंधित उपहारों के औपचारिक आदान प्रदान के दौरान लेनदेन का एक तत्व होता है। हालांकि दुल्हन का परिवार आमतौर पर प्राप्त करने की तुलना में अधिक उपहार देता है। तुलनात्मक रूप से उत्तर भारत में उपहार एक ही दिशा में आते हैं, दुल्हन के परिवार से दूल्हे के परिवार की ओर। इसके परिणामस्वरूप दुल्हन के परिवार को अपने समुदाय के भीतर अधिक प्रतिष्ठा और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। दक्षिण भारत में विवाह नियमों के अनुसार उपहारों का आदान प्रदान करीबी रिश्तेदारों के बीच किया जाना आवश्यक है। हालांकि उपहारों के आदान प्रदान की मात्रा में अंतर होता है। उत्तर भारत में देखे जाने वाले एक तरफा आदान प्रदान के विपरीत दोनों पक्षों को उपहार देना चाहिए। उत्तर और दक्षिण भारतीय रिश्तेदारी प्रणालियों की विस्तृत तुलना के लिए इग्नू के बीए कार्यक्रम में ISO 12 के ब्लॉक 2 में इकाई 9 देखें। 12.4 निष्कर्ष। इकाई 12 में उत्तर और दक्षिण भारत में रिश्तेदारी पैटर्न के लिए वंश और गठबंधन दृष्टिकोण के अनुप्रयोग को समझने के लिए रिश्तेदारी संरचनाओं के 4 प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की गई। ये पहलू हैं रिश्तेदारी समूह, रिश्तेदारी शब्दावली, विवाह नियम और रिश्तेदारों के बीच उपहारों का औपचारिक आदान प्रदान। परिशिष्ट। रिश्तेदारी प्रणालियों का अध्ययन करने के तरीके। सरल शब्दों में रिश्तेदारी प्रणाली का अर्थ है लोगों का एक समूह जिसे हम रक्त या विवाह संबंधों के कारण रिश्तेदारों के रूप में देखते हैं। आपको एक समूह में पारिवारिक रिश्तों और दूसरे में विवाह संबंधों की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। ये 2 मुख्य सामाजिक रिश्ते हैं जिन्हें हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। समाजशास्त्र में हम सभी रक्त संबंधों के लिए रक्त संबंध शब्द का उपयोग करते हैं और विवाह के माध्यम से सभी रिश्तों के लिए आत्मीयता शब्द का उपयोग करते हैं। आपके लिए इन 2 प्रकार के रिश्तेदारी संबंधों का उदाहरण देना आसान होना चाहिए। आइए यह देखने के लिए कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं, जल्दी से एक प्रतिबिंब और क्रिया अभ्यास करें। चिंतन और कार्रवाई 12.1। रिश्तेदार रिश्तों के निम्नलिखित उदाहरणों को पहचानें और उन 2 श्रेणियों में क्रमबद्ध करें जिनका हमने अभी उल्लेख किया है। उदाहरण: माँ और बेटा, ससुर और बहू, माँ और बेटी, ससुर और दामाद, पिता और पुत्र, सास और बहू, पिता और बेटी, सास और दामाद, बहन और भाई, 2 भाभियाँ, 2 बहनें, 2 भाई, 2 जीजाजी। उपरोक्त प्रत्येक उदाहरण को 2 श्रेणियों में से एक में रखें। सजातीयता और आत्मीयता। जैसे जैसे हम रिश्तेदार रिश्तों की अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं, आपको पता चलेगा कि ऐसी प्रतीत होने वाली सरल श्रेणियां वास्तव में उतनी सरल नहीं हैं। लेकिन फिलहाल रिश्तेदारी प्रणालियों पर चर्चा में प्रवेश करने के लिए प्रारंभिक कदम के रूप में यह अभ्यास पर्याप्त और दिलचस्प दोनों है। जरूर, आइए इन उदाहरणों को सजातीयता और आत्मीयता में वर्गीकृत करें। सजातीयता। माँ और बेटे, माँ और बेटी, पिता और बेटा, पिता और पुत्री, बहन और भाई, 2 बहनें, 2 भाई।
आत्मीयता, ससुर और बहू, ससुर और दामाद, सास और बहू, सास और दामाद, दो भाभियां, दो साले। रक्त संबंध का तात्पर्य खून के रिश्ते से है, जबकि आत्मीयता का तात्पर्य विवाह के रिश्ते से है। तो माँ और बेटे, पिता और बेटी आदि जैसे रिश्ते रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं, इसलिए वे रक्त संबंध श्रेणी में आते हैं। दूसरी ओर ससुर बहू, ननद भौजाई आदि रिश्ते विवाह पर आधारित होते हैं, इसलिए ये आत्मीयता श्रेणी में आते हैं। यह कहना उचित है कि भारतीय समाज में रिश्तों की सामाजिक मान्यता जैविक संबंधों से अधिक मायने रखती है। भारत में ग्रामीण और शहरी जीवन दोनों में परिजन नेटवर्क महत्वपूर्ण है। अब आइए देखें कि समाजशास्त्री दो मुख्य दृष्टिकोणों को देखते हुए भारत में रिश्तेदारी का अध्ययन कैसे करते हैं: इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण और मानवशास्त्रीय समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। इंडोलॉजिकल दृष्टिकोण। भारतीय समाज में सामाजिक संस्थाओं की जड़ें इसकी साहित्यिक और विद्वतापूर्ण परंपराओं में गहरी हैं। समाजशास्त्रियों ने हमारी संस्थाओं की वैचारिक और कानूनी नींव को समझने के लिए प्राचीन ग्रंथों का उपयोग किया है। उदाहरण के लिए के.एम. कपाड़िया 1947 और पी.एच. प्रभु 1954 ने शास्त्रीय ग्रंथों का उपयोग करके हिंदू रिश्तेदारी प्रणालियों का अध्ययन किया। इरावती कर्वे 1940, 43 से 44 और 1958 और जी.एस. घुरिये 1946, 1955 ने भी पाठ्य स्रोतों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों का विश्लेषण करते हुए भारतीय रिश्तेदारी प्रणालियों पर बड़े पैमाने पर शोध किया। उन्होंने विभिन्न रिश्तेदारी प्रणालियों पर चर्चा करने के लिए एक सामाजिक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लिया, जिससे प्रणाली के भीतर निरंतरता और परिवर्तन में अंतर्दृष्टि प्रदान की गई। मानवशास्त्रीय और समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने वंश और गठबंधन के चश्मे से रिश्तेदारी प्रणालियों का पता लगाया है। लेकिन इन शब्दों का क्या मतलब है? वंश एक समूह से संबंधित है, स्पष्ट और सरल। यह एक क्लब का हिस्सा होने जैसा है जहां आप सामान या रुचियां साझा करते हैं। नीधम ने 6 तरीकों से बताया कि समूह की सदस्यता माता-पिता से बच्चों तक जा सकती है: पिता के माध्यम से, पितृवंशीय, माँ, मातृवंशीय, दोनों, द्विवंशीय, दोनों माता-पिता से समान रूप से, संज्ञानात्मक, जिसमें पुरुष लड़कों और महिलाओं से लड़कियों तक जाते हैं, समानांतर, या पुरुषों के लड़कियों के पास जाने और महिलाओं के लड़कों के पास जाने, क्रॉस या वैकल्पिक के साथ, हालांकि अंतिम 2 बहुत दुर्लभ हैं। दूसरी ओर एलायंस, विवाह के क्या करें और क्या न करें के बारे में है। इसमें पारिवारिक संबंध और विवाह के माध्यम से बने रिश्ते दोनों शामिल हैं। लेवी स्ट्रॉस ने विवाह के महत्व पर प्रकाश डाला और कुछ रिश्तेदारों से विवाह करने के लिए नियमों का अध्ययन किया। क्या अनुमति है, सकारात्मक नियम, और क्या नहीं, नकारात्मक नियम। इस परिप्रेक्ष्य ने मानव विज्ञान और समाजशास्त्र में प्रचुर अंतर्दृष्टि पैदा की है, जिससे हमें रिश्तेदारी प्रणालियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है। आइए पारिवारिक संबंधों का अध्ययन करने के 2 तरीकों के बारे में बात करें: वंश और गठबंधन। अवतरण दृष्टिकोण। पारिवारिक रिश्ते ठोस सामाजिक समूह बनाते हैं। हम में से प्रत्येक इन समूहों में से एक से संबंधित है, जहां हम मदद और समर्थन के लिए एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। ये समूह माता-पिता और बच्चों के परिवार से भी बड़े हैं। जब हम उन्हें साझा पूर्वजों के आधार पर परिभाषित करते हैं, तो उन्हें वंश समूह कहा जाता है। भारत में हम अधिकतर 2 प्रकार देखते हैं: पितृवंशीय, पिता के माध्यम से, और मातृवंशीय, माता के माध्यम से। पितृवंशीय अधिक सामान्य है। इन समूहों में रिश्तेदारी को समझने से हमें भारतीय परिवार प्रणालियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए गफ 1956
ने एक तमिल गांव में ब्राह्मण परिवारों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि कैसे परिवार भूमि अधिकारों को साझा करते हैं और बड़े परिवार के भीतर उनकी भूमिकाओं और रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मदन 1965 ने अध्ययन किया कि कैसे पारिवारिक संबंध कश्मीरी ब्राह्मण समाज को आकार देते हैं। उन्होंने पारिवारिक वंशावली में मजबूत विश्वास पर प्रकाश डाला, जो कश्मीरी पंडितों में आम है। इस विश्लेषण से उत्तर भारत में पारिवारिक संरचनाओं के बारे में हमारी समझ गहरी हुई। AC मेयर, TN जैसे विद्वान मदन और ऑस्कर लुईस ने पारिवारिक वंशावली पर ध्यान केंद्रित करते हुए इस क्षेत्र में पारिवारिक संगठन की भी खोज की। समाजशास्त्र में लाइन, लिनियल और वंश जैसे शब्दों का उपयोग विभिन्न तरीकों से किया गया है। उनका उपयोग उन परिवार समूहों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो एक विशिष्ट वंश का पालन करते हैं। B, वे किसी समाज के भीतर विरासत या उत्तराधिकार की चुनी हुई रेखा को दर्शाते हैं। G, पारिवारिक संबंध शर्तों का अध्ययन करते समय वाक्यांश दो पंक्ति नुस्खा उन संरचनाओं को संदर्भित करता है जो द्विपक्षीय क्रॉस चेहरे भाई विवाह का समर्थन करते हैं। घ, भले ही हम मातृवंशीय या पितृवंशीय वंशावली पर विचार करें, वंशानुगत रिश्तेदार एक ही परिवार वंश के पूर्वज या वंशज होते हैं। दूसरी ओर संपार्श्विक समान वंश को साझा करते हैं, लेकिन सीधे अवरोही या आरोही नहीं होते हैं। समाजशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं कि लोग कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और समूह बनाते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन जैसे विद्वानों ने विभिन्न समाजों में पारिवारिक संबंधों पर ध्यान दिया है। उदाहरण के लिए, जिन समाजों में वंश का पता पिता की ओर से लगाया जाता है, वहां वे एक व्यक्ति और उसके मामा के बच्चों के बीच के बंधन का अध्ययन करते हैं। इसे पूरक फिलिएशन कहा जाता है। ऐसे समाजों में जहां वंश का पता मां के माध्यम से लगाया जाता है, यह पिता पक्ष के साथ संबंध के बारे में है। ऐसे समाजों में किसी व्यक्ति की मां के परिवार को उसके पिता का रिश्तेदार समूह माना जाता है। कुछ समाजशास्त्री इन वैवाहिक रिश्तों को दूसरों के पूरक के रूप में देखने के बजाय केवल उन पर ध्यान केंद्रित करना पसंद करते हैं। वे इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं कि वंश समूहों को सामाजिक रूप से कैसे संगठित किया जाता है, आत्मीयता पर कम ध्यान दिया जाता है। अब गठबंधन दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं, जो विवाह के माध्यम से बनने वाले रिश्तों को देखता है। गठबंधन का दृष्टिकोण परिवारों के भीतर विवाह के नियमों और पैटर्न पर केंद्रित है। जब कोई समाजशास्त्री रिश्तेदारी के इन पहलुओं पर जोर देता है, तो वे गठबंधन दृष्टिकोण का पालन कर रहे होते हैं। भारत में कई अध्ययन विवाह को दो समूहों के बीच एक गठबंधन के रूप में देखते हैं और रिश्तेदारी की शर्तें इस गठबंधन को कैसे दर्शाती हैं। क्योंकि ये अध्ययन मुख्य रूप से विवाह के माध्यम से बनने वाले रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए इन्हें गठबंधन दृष्टिकोण का हिस्सा माना जाता है। लुई ड्यूमोंट इस दृष्टिकोण में एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने दक्षिण भारतीय रिश्तेदारी में विवाह की भूमिका का अध्ययन किया। ड्यूमोंट ने देखा कि कैसे द्रविड़ रिश्तेदारी शब्दावली रक्त संबंधियों और विवाह संबंधी रिश्तेदारों के बीच अंतर को प्रतिबिंबित करती है। उनके काम ने भारत में, विशेषकर दक्षिण भारत में रिश्तेदारी प्रणालियों की हमारी समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने यह दिखाने के लिए संरचनात्मक सिद्धांतों को लागू किया कि कैसे पीढ़ियों के बीच अंतर्विवाह पैटर्न दोहराए जाते हैं, रिश्तेदारों को समानांतर और क्रॉस रिश्तेदारों में वर्गीकृत किया जाता है। गठबंधन विधि समाजशास्त्रियों को दुल्हन देने वालों और दुल्हन लेने वालों के बीच अंतर के बारे में बात करने में मदद करती है। यह अतिविवाह पर भी विचार करता है, जहां दुल्हन लेने वालों को श्रेष्ठ माना जाता है। इस पद्धति में दहेज और विवाह आदान प्रदान भी शामिल हैं। उत्तर भारत में समाजशास्त्रियों और मानव विज्ञानियों ने रिश्तेदारी को समझाने के लिए वंश पद्धति का उपयोग किया।
उन्होंने नातेदारी संबंधों के 4 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। हम दक्षिण भारत में गठबंधन पद्धति पर चर्चा करने के लिए इन्हीं पहलुओं का उपयोग करेंगे। रिश्तेदारी समूह। रिश्तेदारी के रिश्ते स्थिति और संपत्ति को हस्तांतरित करते हैं और सहयोग और संघर्ष के लिए सामाजिक समूह बनाते हैं। यह समझने से कि लोग अपने रिश्तों का पता कैसे लगाते हैं, इन सामाजिक समूहों की पहचान करने में मदद मिलती है। रिश्तेदारी शब्दावली। लोग अपने रिश्तेदारी संबंधों का वर्णन करने के लिए जिन शब्दों का उपयोग करते हैं, वे दर्शाते हैं कि रिश्तेदारी प्रणाली कैसे काम करती है। इन शर्तों का अध्ययन करके हम समझ सकते हैं कि किसी समाज के भीतर रिश्तेदारी की भूमिकाएं कैसे परिभाषित की जाती हैं। रिश्तेदारी की शर्तों का अध्ययन करने से हमें पारिवारिक संरचनाओं और व्यवहारों को समझने में मदद मिलती है। ये शब्द केवल जीव विज्ञान या सामाजिक संबंधों के बारे में नहीं है, वे बताते हैं कि लोग एक साथ कैसे रहते हैं। वास्तव में उनके अर्थ को समझने के लिए हमें एक विशिष्ट समूह की भाषा, मूल्यों और कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। स्थिति के आधार पर रिश्तेदारी शब्दों के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं, जो भाषा और संस्कृति के बीच घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। रिश्तेदारी की शर्तों पर चर्चा करते समय हम आम तौर पर वक्ता को संदर्भित करने के लिए अहंकार का उपयोग करते हैं। अहंकार लैटिन से आया है और इसका अर्थ है मैं। यह बोलने वाला कोई पुरुष या महिला हो सकता है। रिश्तेदारी की शर्तों को 2 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, एक जिसका उपयोग किसी को संबोधित करते समय किया जाता है और दूसरा रिश्तों के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। कभी-कभी एक शब्द दोनों को कवर करता है। यह रिश्तेदारी की लंबी शर्तों को छोटा करने में भी सहायक है। उदाहरण के लिए, माँ के भाई की बेटी को एमबीडी के रूप में लिखा जा सकता है और पिता की बहन की बेटी का बेटा को एफजेडडीएस के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ सेड का अर्थ बहन और एस का अर्थ बेटा है। इसी प्रकार एफएफबीडी का अर्थ पिता के भाई की बेटी है। कई रिश्तेदारी शर्तों पर चर्चा करते समय यह शॉर्टहैंड विधि उपयोगी होती है। आप इसे आगे प्रतिबिंब और क्रिया अभ्यास में अभ्यास कर सकते हैं। चिंतन और क्रिया 12.3 निम्नलिखित रिश्तेदारी शर्तों को संक्षिप्त रूप में लिखिए। पिता के पिता, पिता की माँ, पिता का भाई, पिता के भाई की पत्नी, पिता के भाई का बेटा, पिता के भाई की बेटी, मामा, माँ के भाई की पत्नी, माँ के भाई का बेटा, माँ के भाई की बेटी, माँ की बहन, माँ की बहन का पति, माँ की बहन का बेटा, माँ की बहन की बेटी। अपने अध्ययन केंद्र के अन्य छात्रों के साथ अपने संक्षिप्त फॉर्म की जांच करें। यहाँ दी गई रिश्तेदारी शर्तों के संक्षिप्त रूप दिए गए हैं। एफएफ पिता के पिता, एफएम पिता की माँ, एफबी पिता का भाई, एफबीडब्ल्यू पिता के भाई की पत्नी, एफबीएस पिता के भाई का बेटा, एफबीडी पिता के भाई की बेटी, एमबी माँ का भाई, एमबीडब्ल्यू माँ के भाई की पत्नी, एमबीएस माँ के भाई का बेटा, एमबीडी माँ के भाई की बेटी, एमएस माँ की बहन, एमएसडब्ल्यू माँ की बहन का पति, एमएसएस माँ की बहन का बेटा, एमएसडी माँ की बहन की बेटी। 3. विवाह नियम। जैसे रिश्तेदारी समूह किसी समाज में पारिवारिक संबंधों की संरचना को दर्शाते हैं, विवाह नियम जो तय करते हैं कि कौन एक दूसरे से शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है, और जो लोग शादी करते हैं और जो दुल्हन को विदा करते हैं, उनके बीच की गतिशीलता मंच तैयार करती है। पारिवारिक संबंध कैसे काम करते हैं, इसके लिए परिवार एक दूसरे से कैसे संबंधित है।
यह समझने के लिए इन नियमों को समझना महत्वपूर्ण है। 4. उपहारों का आदान प्रदान। समाजशास्त्री विभिन्न रिश्तेदारों के बीच सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। चूंकि हर रिश्ते में दो पहलू शामिल होते हैं, इसलिए हम पारिवारिक व्यवहार का विश्लेषण जोड़ियों में करते हैं। उदाहरण के लिए, माता-पिता बच्चे के रिश्ते दर्शाते हैं कि परिवार के सदस्य पीढ़ियों के बीच कैसे बातचीत करते हैं। यह विश्लेषण तब संभव हो पाता है जब हम किसी विशिष्ट समूह के पारिवारिक रीति-रिवाजों का परीक्षण करते हैं। अपनी चर्चा में हम देख रहे हैं कि रिश्तेदारों के बीच उपहार कैसे प्रवाहित होते हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि परिवार कैसे बातचीत करते हैं और व्यक्ति अपनी पारिवारिक भूमिकाएं कैसे निभाते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत में रिश्तेदारी को समझने के लिए 4 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें: आयाम, पैटर्न, तथ्य और घटनाएं। इन्हें समझाने से आपको दोनों क्षेत्रों में रिश्तेदारी का अच्छा अंदाजा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त रिश्तेदारी आरेखों के बारे में जानें, जो जटिल रिश्तेदारी संरचनाओं का दृश्य प्रतिनिधित्व है। ये चित्र विभिन्न प्रकार के रिश्तेदारी समूहों, विवाह नियमों और उनके निहितार्थों को समझने में मदद करते हैं। समाजशास्त्री और मानव विज्ञानी विभिन्न रिश्तेदारी संरचनाओं को समझाने के लिए उनका उपयोग करते हैं। अपने स्वयं के आरेख बनाने के लिए इन नियमों को याद रखें। का पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए ओ का उपयोग करें। यदि प्रतीक काले हैं पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, तो इसका मतलब है कि वे मर चुके हैं।